हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल और आज हम पढ़ रहे हैं हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय है, उसके बारे में पार्ट 2। स्टूडेंट्स, पिछले भाग में आपने सर्वोच्च न्यायालय के जो अनुच्छेद हैं 124 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लू पढ़े थे और उसमें मैंने आपको न्यायपालिका के संगठन, न्यायपालिका में न्यायाधीशों की किस प्रकार नियुक्ति की जाती है, न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, इन सब के बारे में बताया। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको पहला वीडियो भी देखना आवश्यक होगा, तभी आप सेकंड और थर्ड पार्ट को समझ पाओगे। तो चलते हैं हम आज के वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी देश में जो न्यायपालिका होती है वह उस देश की शांति और व्यवस्था का आधार होती है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है सरकार का। जिस देश में न्यायपालिका सक्रिय होती है वहां किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती, लोग जो हैं वो शांति से अपना काम करते हैं और देश उन्नति को प्राप्त होता है। क्योंकि हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ न्यायपालिका काफी सक्रिय है और बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष न्यायपालिका है हमारे यहाँ पर। और जितने भी इन्होंने फैसले दिए हैं वो एक मिसाल है हमारे देश के लिए कि न्यायपालिका ने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया है। हमारे यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायपालिका है उसके नीचे अधीन न्यायालय भी हैं और इन अधीन न्यायालयों में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं और ये जो है अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक हमारे यहाँ पर इस तरह के न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास में जो अपीलें आती हैं वो इन न्यायालयों की आती हैं, यानी पहले अधीनस्थ न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में अपील जाती है जो कि प्रत्येक राज्य में है और उसके बाद में अपील सर्वोच्च न्यायालय में आती है उच्च न्यायालय से। ठीक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में केवल अपीलें आए। सर्वोच्च न्यायालय में सीधे विवाद भी आ सकते हैं। यदि किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो भी उसमें विवाद जा सकता है। इसके अलावा संविधान की व्याख्या करने का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हमारे न्यायालय के पास है कि यदि कोई भी विधेयक हमारी व्यवस्थापिका ने और हमारी कार्यपालिका ने सही जो संविधान के नियम है उनके अनुकूल नहीं तैयार किया है, नहीं पारित किया है या नहीं लागू किया है, तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। तो इन कार्यों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम अभी जो इसका संगठन इत्यादि और बाकी चीजें पदावधि है इनके बारे में या इनको कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने जो पहले वाला है उसमें इनकी संगठन इत्यादि के बारे में बता दिया था। आज हम देखते हैं कि इनकी पदावधि यानी अवधि क्या है, कितने समय तक न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं। 124(2) के अनुसार, ये दोबारा 124 आ गया है 2, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी आयु, जो सेवानिवृत्ति आयु है वो है 65 वर्ष। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया कि जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है उनके जो सांसद हैं और मंत्री हैं वो लोकप्रियता के आधार पर चुने जाते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं। तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति, मतलब 65 वर्ष की आयु प्राप्त तक न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, इनकी एक सेवानिवृत्ति की आयु है और कोई न्यूनतम आयु या नियत पदावधि निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत जल्दी से न्यायाधीश नहीं बन पाते हैं। और उसके पहले भी, यानी इसकी 65 वर्ष से पहले भी यदि कोई न्यायाधीश चाहे तो वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। और इसके अलावा, यानी वो स्वयं तो त्यागपत्र दे ही सकता है, लेकिन इसके अलावा भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है यदि उसका सही व्यवहार नहीं है या वो अयोग्य है या किसी प्रकार का अपराध संविधान के विरुद्ध उस पर लग रहा है। तो 65 वर्ष की आयु से पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि महाभियोग लगता है और महाभियोग की जो प्रक्रिया आपने राष्ट्रपति की पढ़ी वही प्रक्रिया लगभग न्यायाधीश की है। और हमारे यहाँ पर इस तरह की नौबत नहीं आई है कि किसी न्यायाधीश पर लगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए नैतिकता बहुत उच्च स्तर की, न्यायाधीशों में तो निश्चित रूप से उच्च स्तर की है। और महाभियोग के लिए ये आवश्यक है कि संसद के दोनों सदन जो हैं अपने कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा जो प्रस्ताव है महाभियोग का उसको राष्ट्रपति के पास में भेजें।
तभी जो न्याय वो है महाभियोग है वो लगाया जा सकता है। और किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव पास किए बिना राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी नहीं कर सकता। यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो है अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत। अब महाभियोग को हम और विस्तार से पढ़ते हैं। महाभियोग दो आधारों पर लगाया जा सकता है, या तो कदाचार यानी कोई बुरा आचार व्यवहार यदि उस पर कोई आरोप हो, या फिर असमर्थता, कोई कार्य नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो वह स्वयं त्यागपत्र नहीं दे रहा है और वो गलत कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको हटाया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि जो अधिनियम है 1968 के अनुसार और अनुच्छेद 124(4) के प्रावधान के अनुसार महाभियोग लगाया जा सकता है। और किस प्रकार महाभियोग लगाया जाता है ये प्रक्रिया मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या है, लोकसभा के न्यूनतम 100 अथवा यानी 1/5 लगभग हो गए ये, तो लोकसभा के 100 अथवा राज्यसभा के न्यूनतम 50, ये भी 1/5 हो गए, 250 और 550 है वैसे इसमें। और न्यूनतम 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित कर एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। यानी लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति को यह प्रस्ताव देते हैं। और इस प्रस्ताव का अन्वेषण यानी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बिठाई जाती है। ये जो 3 सदस्यीय समिति है, देखिए इसमें कोई बहुत साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, इनमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रख्यात विधिवेत्ता होता है, यानी 2 न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता। अभी तक जो महाभियोग की स्थिति आई है वो एक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश बी रामास्वामी, उनके विरुद्ध वित्तीय आधार पर यानी उन्होंने कहीं कोई अनियमितता करी थी वित्तीय आधार पर, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया था। 1991 में ये आरोप उन पर लगाया गया था। हालांकि ये जो महाभियोग था वो पारित नहीं हो सका, मतदान पूरा नहीं मिल सका। इसकी प्रक्रिया आरंभ हुई थी लेकिन मतदान में महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। तो जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार के हमारे आरोप लगने की बारी नहीं आई है। जैसे अमेरिका में कई सारे आरोप लगे हैं, 4 न्यायाधीश वहां पर महाभियोग उन पर लग भी चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं आई है। ये हमारी अच्छी बात है हमारे यहाँ पर, हमारे देश में। अब है कि यदि समिति आरोपित न्यायाधीश को कदाचार का दोषी अथवा कार्य संपादन में असमर्थ पाती है, यदि ऐसा पाती है, जैसे मैंने 2 आधार आपको दिए हैं, तो वह अपने प्रतिवेदन में के साथ विचारार्थ उसको सदन के पास में भेज देती है, और जिसमें कि प्रस्ताव लंबित है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, और उस प्रस्ताव पर संसद के प्रत्येक सदन में, देखिए चाहे किसी भी सदन से शुरू हुआ हो, लेकिन महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों के पास ही जाएगा पारित होने के लिए, और प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा वो पारित किया जाता है। यानी कुल सदस्य का बहुमत, सदस्य संख्या का, और जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों में से जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें जितने भी मतदान दे रहे हैं, क्योंकि कुछ सदस्य हो सकता है कि मतदान नहीं दें, उनके 2/3 बहुमत द्वारा पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास जाएगा। और यदि राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है तो इसके बाद में किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि ये हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि आसान सा, लेकिन बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि अभी तक ऐसा कुछ भी हमारे देश में नहीं हुआ है। एक के विरुद्ध इसके प्रस्ताव की नौबत आई थी, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। और एक चीज और है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों के लिए समान योग्यताएं हैं, ठीक है, और मतलब समान महाभियोग की प्रक्रिया है। इसी प्रकार से योग्यता भी लगभग समान ही है। जैसे मैंने बताई उनकी थोड़ी सेवानिवृत्ति की आयु में अंतर है 62 और 65 का। अच्छा, इसके अलावा चूंकि स्वाधीनता एक मुख्य विषय है उच्चतम न्यायालय के लिए, उच्चतम न्यायालय या कोई भी न्यायालय हो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, उस पर कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, ना ही कार्यपालिका का और ना ही न्यायपालिका का। तो हमारे यहाँ पर विशेष प्रावधान इसके लिए किए गए हैं कि कोई भी जो न्यायाधीश है उन पर कोई ना तो व्यवस्थापिका का, कार्यपालिका का या अन्य किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर जो उपबंध किए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को केवल बुरे आचरण यानी कदाचार और अयोग्यता के आधार पर ही हटाया जा सकता है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। यानी वैसे वो अपने कार्य में पूरी तरह स्वतंत्र है, उसे कोई भय नहीं है। और हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया अभी पूरी प्रक्रिया आपको महाभियोग की बताई है कि महाभियोग लगाना भी बड़ा मुश्किल है, लगता ही नहीं है। मुश्किल तो क्या है, एक बार ही लगाए केवल, वो भी पारित नहीं हो पाया, तो ऐसी नौबत ही नहीं हमारे यहाँ नहीं आती है। दूसरी चीज जो है 125(2) के अंतर्गत जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और छुट्टी पेंशन है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, यानी इनको जहां तक है बिल्कुल अलग रखा जाता है। केवल 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपातकाल लागू होता है उस समय ही राष्ट्रपति इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती कर सकता है। यानी वैसे इनके वेतन भत्ते, जैसे अभी कोरोना आया तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बीच में कटौती की गई, छुट्टी भी काटी जा सकती है, भत्ते भी काटे जा सकते हैं। वेतन बाद में किस्तों में दे दिया वो अलग बात है, उसके बारे में बात नहीं कर रही, मैं केवल आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। लेकिन न्यायाधीशों के वेतन में अंतर नहीं होता है, कोई कटौती नहीं होती है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल में ही ऐसा हो सकता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल लगने की नौबत हमारे यहाँ पर नहीं आई है, तो ऐसी स्थिति अभी तक पैदा नहीं हुई है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 146(3) है उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते जो हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं, यानी देश की जो मुख्य संचित निधि है उससे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इन पर दे करके एहसान कर रहा है, ऐसा नहीं है। इनके वेतन भत्तों के लिए अलग से, यानी जो संचित निधि होती है जो पूरे देश का खर्चा जिससे चलता है उससे इनको दिए जाते हैं। इसके अलावा जो अनुच्छेद 124(7) है इसके अनुसार जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश के पद पर, यानी किसी भी रूप में न्यायाधीश के पद पर रह चुका है सर्वोच्च न्यायालय में, उसे भारतीय क्षेत्र में पुनः किसी भी न्यायालय में या अन्य किसी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं करने दी जाएगी। यानी वो अन्य कहीं भी वकालत नहीं कर सकता, अपना कोई कार्य नहीं कर सकता। उसको बाकायदा पेंशन दी जाती है एक सरकारी कर्मचारी की तरह से। वह पुनः किसी भी न्यायालय में अपनी वकालत नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गरिमापूर्ण है, गौरवपूर्ण है। और यदि वह किसी नीचे के न्यायालय में वकालत करता है तो देश की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। उसको पर्याप्त पेंशन दी जाती है, उसको ऐसी कोई आवश्यकताएं नहीं पड़ती हैं। अब है कि क्या क्या उन्मुक्तियां हैं, हालांकि कुछ चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं इनमें। संविधान में जो उन्मुक्तियां दी गई हैं कि महाभियोग के अतिरिक्त किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता, उसके निर्णय की कोई आलोचना नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों का निर्णय सर्वोच्च होता है, वो देश के सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और जनता में उनकी कोई आलोचना इस प्रकार की नहीं की जा सकती, ठीक है। और यदि कोई टीका टिप्पणी उनके विरुद्ध की जाती है तो वह मानहानि का दावा कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है कि क्या संविधान में क्या स्थिति है सर्वोच्च न्यायालय की, तो वो हम देखते हैं। अधीन स्थिति क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारी हमारी सर्वोच्च न्यायालय के लिए शक्तियां दी गई हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अन्य किसी भी विश्व में जो न्यायालय हैं देश में, उनसे ज्यादा हमारे देश को मिली हुई है। ये एक परिसंघीय न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय भी है, संविधान का संरक्षक है, संविधान की व्याख्या करता है और अपने अधिकारों का प्रयोग जो है हमारे देश की घोषित विधि के अनुसार कर सकता है। यानी हमारे देश में जो संविधान दिया हुआ है, जो हमारी दंड संहिता दी हुई है, उसके अनुसार न्यायालय अपने सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। अब न्यायालय के क्या अधिकार हैं, क्या कार्य क्षेत्र है, ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd पार्ट में पढ़ते हैं। आशा है मेरी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप निश्चित रूप में कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मेरे वीडियोस को आप लास्ट तक देखिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, यदि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई भी पेपर है तो मेरे वीडियोस आपके निश्चित रूप से सिलेक्शन में भागीदार बनेंगे। आपकी जो भी आपको लग रहा है कि मैडम हमें ये चाहिए या इसमें हमें ये गलत लग रहा है, तो वो चीज़ भी आप
कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करिए और मेरे जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में।